हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वेल्थ में आपका स्वागत है। सर अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स से मैंने वीडियो ला दिया। अब इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट से 15 से 20 मिनट का वीडियो रहेगा सर, प्लीज देखना जरूर। आइडेंटिफाई करने का तरीका स्पेशली इंडियन इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स फिर भी इजी है बट इंडियन इकोनॉमिक्स में आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम रहेगा। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं सर। इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर दैट इज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो सर स्टार्टिंग आपको पता है stagnant economy, backward economy, agriculture backwardness, industrial backwardness, rampant poverty, poor infrastructure, heavy dependence upon import। एक और चीज बता रहा हूं सर, आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। सबसे पहला चीज कि अगर कहीं पर भी क्वेश्चन में कोलोनियल लिख दिया, मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर बात बोल रहा है। ब्रिटिश बोला या ब्रिटिश राज बोला, मतलब वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर बात बोल रहा है सर, ये ध्यान रखना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर पूछेगा, हम सब जानते हैं लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन, जमींदारी सिस्टम, स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग। लेकिन अगर पूछेगा हाउ वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर गॉट स्टैग्नेट या व्हाट वाज द कॉज फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, सर सिर्फ दो पॉइंट था, जमींदारी सिस्टम एंड फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन। सर लिख देने का है। इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेकर पूछेगा तो भैया आपको पूरा लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ टैरिफ पॉलिसी, इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन मेड प्रोडक्ट, चेंज इन पैटर्न ऑफ डिमांड, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। ठीक है सर, ये अच्छा। अब आता है फॉरेन ट्रेड। मैंने बता चुका है, ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड। कहीं पर भी ट्रेड लिख दिया या फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिखा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिख दिया, मतलब वो फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। इसके अंदर 3 पॉइंट आएगा। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, नेट इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड, मोनोपोली कंट्रोल अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है सर, अच्छा। सरप्लस ट्रेड ऑफ बट ओनली बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। क्या बोलेंगे सर? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। ध्यान देना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। चलिए नेक्स्ट, डेमोग्राफिक प्रोफाइल पूछ सकता है। फॉरेन ट्रेड मैंने बता दिया। ठीक है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक दो सैंपल है, पूछा गया है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर कहीं पर भी कितना भी बड़े कहानी पर अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दे, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिख दे, मतलब वहां पर रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, पोस्ट एंड टेलीग्राफ एंड रोड्स लिख देने का सर आपको। ठीक है, पॉजिटिव इंपैक्ट पता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आया, कंट्रोल ऑफ फेमाइन्स आया, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर आया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो सर यहाँ पर इस चैप्टर में आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि अगर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलेगा, लिख देने का है। एग्रीकल्चर सेक्टर का फीचर में पूरा लिखना है, लेकिन हाउ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज डिस्ट्रॉयड तो भैया दो लिखना है। स्टैग्नेटिंग सॉरी ये फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन एंड जमींदारी सिस्टम। ओके सर, ये ये करने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पूरा का कभी पूछेगा, हाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर वर एक्सप्लॉइटेड, पूरा का पूरा लिख देने का है। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट कुछ भी बोला, ट्रेड बोला तो भैया फॉरेन ट्रेड है। और खास करके अगर कॉलोनियल बोल दिया तो भैया आंख बंद करके वो पता चल गया कि भैया वो चैप्टर कौन सा है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। अब आता है 5 ईयर प्लान। ठीक है सर, 5 ईयर प्लान बता चुका था। इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी आफ्टर द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज टू कन्वर्ट इंडियाज अंडर डेवलप्ड कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री। ठीक है सर, यहां से क्वेश्चंस क्या राइज होता है सर, मैं बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चंस राइज होंगे कि 5 गोल्स क्या क्या था? जीडीपी ग्रोथ था, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंट एंड इक्विटी। कहीं पर भी कुछ भी कहानी में कितना भी बड़ा कहानी हो, अगर वहां लिख दिया जीडीपी मतलब जीडीपी को लेकर बोल रहा है, मॉडर्नाइजेशन लिखा मतलब वो मॉडर्नाइजेशन को बोल रहा है। कहीं पर भी कुछ भी बोला, आत्मनिर्भर भारत इज अ रैशनल बिहाइंड सेल्फ रिलायंट, क्या बोला? सेल्फ रिलायंट। तो सेल्फ रिलायंट के बारे में लिख देने का है। पूरा ग्रोथ, कुछ भी कहानी में लिखा ग्रोथ एंड इक्विटी, किसके बारे में बोला सर? इक्विटी। ठीक है सर, नेक्स्ट। ये हो गया। अब यहां पर यहां से बहुत बार पूछा जा रहा है, एग्रीकल्चर को ठीक करने का दो तरीका था, इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एंड लैंड रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एंड टेक्निकल रिफॉर्म। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म को लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। बार बार पूछ रहा है सर। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, सीलिंग ऑफ लैंड, जॉइंट फार्मिंग एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट। ठीक है सर, ये बोल देने का है। फिर टेक्निकल रिफॉर्म, एचवाईवी सीड, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड आया। लैंड रिफॉर्म को बहुत ज्यादा बार रिपीट किया गया है। ठीक है, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज आप सब जानते हो। सरप्लस प्रोडक्टिविटी, राइज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। ये करने के बाद आपका डिसएडवांटेज आएगा
लिमिटेड क्रॉप, अनइवनली स्प्रेड, लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। ठीक है, अब यहां से इंडस्ट्रियल सेक्टर से बार बार पूछ रहा, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर या व्हाई पब्लिक सेक्टर प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मैंने बता चुका था, the GDP of the country will then only be possible when epicenter lies in the hands of industrial sector, and all the planner recognize that the development of industrial will then only be possible if there will be direct participation of government through public sector because of two reasons: lack of capital, lack of investment। पढ़ लेना सर। अब आता है आईपीआर। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आईपीआर लिख दिया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, ये आईपीआर लिख दिया सर, ये वाला पार्ट लिख दिया, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट आएगा: इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। ठीक है सर, होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एक मैं सर पानी भी ले रहा हूं। चलिए, तो अगर थ्री फोल्ड सॉरी आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बोला, मतलब ये 3 पॉइंट रहेगा: लाइसेंसिंग, थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। अब यहां पर अगर इंडिविजुअली भी अगर पूछ लिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करके कुछ पूछ लिया, एसएसआई लिखा है, मतलब उसके बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लिखना, व्हाट इज एसएसआई एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एसएसआई। ठीक है सर, ये हो गया। अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी बोला, मैं फिर से बता रहा हूं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी, टीआरएडी, ट्रेड पॉलिसी मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है सर। ध्यान दें, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी बोला मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, या फॉरेन कंट्री को फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए किसका इस्तेमाल किए थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसको इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी बोलते हैं। पढ़ लेना सर। ये करने के बाद अब आएगा आपका एक, ये सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, ये इकोनॉमिक, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैंने बता चुका था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन, tariff policy and quota system was introduced in order to save foreign currency and in order to do the production of all those goods and services for which India was importing from rest of the world. And a time has been arrived where India's foreign currency started shrinking and it sank to the bottom. Even government of India have to pledge their gold reserve into the World Bank, and government of India realized that import substitution was a bad step, and during the year 1990 they started thinking about NEP, and by the year 1991 they introduced new economic policy. ठीक है सर, अगेन ये डन हो गया। तो इस चैप्टर में मैंने बता दिया आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव्स को बोला तो जीडीपी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ लैंड इक्विटी, कहीं पर भी वो वर्ड्स है मतलब उसका आंसर वही होगा। एग्रीकल्चर ठीक करने का 2 तरीका था, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल। इंस्टीट्यूशन का दूसरा नाम होता है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म से बार बार पूछा जा रहा है सर, पढ़ लेने का है। ओके सर, ऑल द वेरी बेस्ट। यहां तक मैंने बता दिया। टेक्निकल आप सब जानते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ठीक करने का आईपीआर है, कहीं पर भी आईपीआर लिखा रहा वो तीनों पॉइंट लिखने का है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली व्हाई पब्लिक सेक्टर प्लेड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, मैंने बता चुका था। इसी तरीका से क्वेश्चंस आएगा। ये करने के बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड फॉरेन ट्रेड या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी बोलते हैं। चलिए सर, अब आता है एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। चलिए, अब एलपीजी के बारे में बता दिया। व्हाट इज लिबरलाइजेशन होता है? लिबरलाइजेशन 5 सेक्टर में आता है: इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, फिजिकल, एक्सटर्नल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। यहां से भी सैंपल में कल पूछा, मैंने देखा था सैंपल पेपर में बच्चों को जब करा रहा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में फाइनेंशियल बोला तो सर फाइनेंशियल के बारे में लिखना पड़ेगा। सॉरी, लिबरलाइजेशन में अगर बोला इंडस्ट्रियल में तो इंडस्ट्रियल का सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा। फाइनेंशियल बोला तो भैया फाइनेंशियल का 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा। चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट बैंक, इंक्रीज इन इक्विटी अप टू 74%। टैक्स बोल दिया अगर तो भैया फिस्कल पॉलिसी के बारे में लिखना है। ठीक है सर, होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने फिस्कल के बारे में बता दिया। प्राइवेटाइजेशन पढ़ लेना। प्राइवेटाइजेशन को डिसएडवांटेज, डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप सब जानते हो। ठीक है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज बार बार इसका बहुत बार पूछा जा रहा है। स्पेशली डिसएडवांटेज पूछा जा रहा है कि वो how with the help during the year 1991 neglect of agriculture sector was there, या how agriculture sector and industrial sector was destroyed। तो प्लीज डिसएडवांटेज पढ़ लेना, ये इस चैप्टर में था सर। ये करने के बाद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है। ह्यूमन कैपिटल में 3 चीज मोस्टली पूछा जाता है: सोर्सेज, इंपॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम। बाकी डेफिनेशन है, डिफरेंसेस है, वो तो आपको पढ़ना ही होगा। ठीक है,
कुछ भी अगर बोला हाउ ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ गेटिंग एजुकेटेड, तो भैया इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लिख कर आना है। ठीक है, प्रॉब्लम्स मैंने बता दिया, सोर्सेज क्या क्या, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, माइग्रेशन, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इन्वेंशन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन हो गया, एंड आपका इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डिसएडवांटेज क्या क्या है, डिसएडवांटेज मैंने 3 या 4 बता दिए, एनफ है 3-4। आपका सबसे पहला डिसएडवांटेज था इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, ब्रेन ड्रेन, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। बस सर इसमें इतना ही करना है, एनफ है। ठीक है सर, ये बता दिए। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर पे। अब एम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, हायर्ड वर्कर क्या होता है, कैजुअल वेज वर्कर, रेगुलर साइड, ये सब आप जानते हो। ठीक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स पूछ रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया पूछ रहा है, ये पढ़ लेने का है। फिर यहाँ से फिर ये सब तो क्लियर है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बार बार पूछ रहा है, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन। कैजुअलाइजेशन के पॉइंट से बार बार पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ कैजुअलाइजेशन, या कुछ भी कहानी लिख दी और लास्ट में लिखा कैजुअलाइजेशन, मतलब वो किसके बारे में बोल रहा है सर, कैजुअलाइजेशन के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अच्छा सेम चीज इनफॉर्मलाइजेशन को लेकर, अगर कहीं पर भी फॉर्मल इनफॉर्मल वर्ड लिख दिया, अगर कहीं पर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा है, दैट इज वो किसके बारे में बात कर रहा है, इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। या पूछेगा इट इज नेसेसरी टू जैया अश्मिता इज वर्किंग इन अंडर द a place where 12 workers are working, which industry she, which sector is she is working, formal or informal, तो formal है, why she should go for formal, तो trade unions are there, labor laws are there and all, ये सारा चीज को करना है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लेने का सर, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेमेडीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैंने बताया क्या मोस्टली कि जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन में कहीं पर भी अगर कैजुअलाइजेशन लिखा मतलब उसका आंसर कैजुअलाइजेशन है, कहीं पर भी फॉर्मल और इनफॉर्मल लिखा मतलब वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है सर, ये सिर्फ आपको गाइडेंस देने के लिए है। अब आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। खुल गया सिम सिम। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब जानते हैं, व्हाट इज इन्वायरमेंट जानते हैं। ठीक है, व्हाट इज इन्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंट जानते हैं, प्रोवाइड रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ, फैसिलिटेट वेस्ट, एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस दो तरह का है, कैरिंग कैपेसिटी, एब्सॉर्प्टिव कैपेसिटी। कॉजेस फॉर तो सब जानते हैं, कॉजेस क्यों आता है इन्वायरमेंट का, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्रेशन, भैया मतलब आंख बंद करके पढ़ लेने का है। ठीक है, फिर डायनो ये फिर करने के बाद लैंड डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आप सब जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना बहुत जरूरी है, एंड हाउ टू व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ लेने का। ठीक है, फिर आता है ग्लोबल वार्मिंग, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मैं रूरल डेवलपमेंट में बता दूंगा, ये सारा चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आता है रूरल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट मैंने बता दिया, रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्शन प्लान फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। रूरल डेवलपमेंट में क्रेडिट का प्रॉब्लम है, मार्केटिंग का प्रॉब्लम है। क्रेडिट का दो रीजन होता है, एक इन्वेस्टमेंट के लिए क्रेडिट लेते हैं और इन ऑर्डर टू रन देयर लाइवलीहुड, देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग, जिसके लिए लोग क्रेडिट लेते हैं। ठीक है, ये करने के लिए फिर दो सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल को हटाकर इंस्टीट्यूशनल को लाया गया, बिकॉज इन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट करते थे, फार्मर को मैनिपुलेट करते थे, ये सारा चीज था। 3 सोर्स है, इसको पढ़ लेने का 3 सोर्स के बारे में। ठीक है, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख लेने का, कि रूरल बैंकिंग का एक डिसएडवांटेज भी था कि भैया नो डाउट रूरल बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बट वो कोलैटरल मांगता था, पॉलिटिकल कंडीशन या पॉपुलिज्म के चक्कर में दे वर नॉट एबल टू रिकवर द लोन था, एंड ये प्रॉपर हर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था लोन्स। ठीक है सर, ये करने के बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग वी हैव टू गैदर द प्रोड्यूस, प्रोसेस देम, ग्रेड देम, पैक देम, स्टोर एंड सेल देम। उस टाइम पीरियड में फार्मर को एक्सप्लॉइट करता था, दे चार्ज वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या if they were not able to repay the loan, so they were forced to sell all their crops to the trader या to the money lender at lower rates। ये सारा चीज पढ़ लेने का है। फिर ये सब चीज को ठीक करने का तरीका क्या था, अब ये सारी चीज को ठीक करने का तरीका गवर्नमेंट लाए, दैट इज मार्केटिंग सिस्टम।
इसमें 3 पढ़ लो, एनफ है। रेगुलेटेड मार्केट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एमएसपी। रेगुलेटेड मार्केट क्या था? इट्स अ टाइप ऑफ मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ क्रॉप विल बी मॉनिटर्ड, will be strictly monitored by the government committee, farmer, trader and marketing committee। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट लाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पोर्ट्स, रोड्स बनाया, रेलवे बनाया एंड स्टोरेज फैसिलिटी लाया गया, बिकॉज इन इंडिया स्टिल 10% ऑफ द फूड्स आर वेस्टेड। एमएसपी बता चुके हैं, एमएसपी इज अ टाइप ऑफ एश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट दैट देयर क्रॉप्स विल बी देयर क्रॉप्स, तबीयत खराब है सर फिर भी पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल। MSP is a type of assurance given by the government that their crops will be purchased by the farmer at a pre-decided rate। फिर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन आता है। डाइवर्सिफिकेशन दो तरह का होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। क्रॉप इज शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग। प्रोडक्शन, अगर नॉन फार्म एक्टिविटी, कहीं पर भी नॉन फार्म एक्टिविटी बोला, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड हॉरिकल्चर, सॉरी एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी के बारे में लिख देने का सर। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ये बताने के बाद आपसे बार बार क्वेश्चन पूछेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूछा जाएगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में लिख देने का है। एडवांटेज क्या क्या है? न्यूट्रिशियस फूड होता है, मेक्स द फूड हेल्दी एंड टेस्टियर होता है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी होता है, इको फ्रेंडली होता है। डिसएडवांटेज बार बार पूछा जा रहा है सर, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या है? कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स क्वालिटी डिटोरिएट्स फास्ट। ठीक है सर, ये हो गया आपका रूरल डेवलपमेंट भी ओवर। अब आता है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, दैट इज नेबरिंग कंट्री, जो माओ भाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अब यहां पर चाइना का डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट पॉलिटेरियन, कल्चरल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इनिशियल फेज, लैटर फेज, डुअल प्राइसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। शिट, ये तो मैंने हटाया नहीं, दिक्कत दे देंगे तो सर। चलिए सर हटा देते तुरंत से, फटाफट लीजिए, हट गया, ओनली फॉर यू ऑल। अब ये तो पाकिस्तान इकोनॉमी के बारे में पढ़ लिए थे। ठीक है, मोस्टली यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है? अरे यार यहाँ पर भी है आपके लिए, यहाँ भी हटा दे रहा हूँ, ये भी हटा दे रहा हूँ सर। और है क्या? हाँ और भी है, इसको भी हटा रहा हूँ। और है क्या? ये सब तो प्रॉब्लम है सर, अचानक से कुछ करना होता है ना, अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सर। ओके सर, हो गया आपके लिए भी। चलिए अब यहाँ पर लास्ट चैप्टर है इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, दैट इज नेबरिंग कंट्री, माओ भाई की दुनिया के बारे में। अब ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट चाइना का डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी क्या था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट पॉलिटेरियन, कल्चरल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इनिशियल फेज, लैटर फेज, डुअल प्राइसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगर कभी भी बोलेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन लाने में किसका इस्तेमाल था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड का। ठीक है सर, ये सब तो आप जान रहे हैं। फिर ये फेमस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैन द ग्रोथ कैन बी ट्रेस बैक? कभी बोलेगा कैन द ग्रोथ कैन बी ट्रेस बैक, इनिशियल फेज, लैटर फेज, डुअल प्राइसिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी के बारे में पूछा जा रहा है सर। फिर हाँ, लिबर्टी इंडिकेटर के बारे में पूछा जाएगा, पॉलिटिकल फ्रीडम गिवन टू द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री। फिर डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, हैवी डिपेंडेंस अपॉन पब्लिक सेक्टर, हैवी डिपेंडेंस अपॉन फॉरेन लोन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्लो डाउन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ये क्वेश्चन मैंने दे चुका है, इसमें कोई मतलब हिंट देने वाला नहीं है, बिकॉज ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा सेशन आज खत्म होता है। बाकी फिर मिलेंगे सर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। प्यारे बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल सेंटर पे। होप आपको ये वीडियो में कुछ बेनिफिट मिला होगा, बिकॉज यहाँ पर मैं पढ़ाया नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। बिकॉज कल आप जब आज आप ये वीडियो देखकर जाओगे, कल आपको बेनिफिट होगा। डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला वीडियोस, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला है, वो मैंने पहले ही डाल चुका है, प्लीज उसको देख लेना। ठीक है सर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।